प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल वायर है, तो क्या हो रहा होगा उसमें उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल एनर्जी होने के कारण इधर से उधर भागेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली भाग रहे होंगे, कोई दाएं कोई बाएं, कोई अप साइड कोई डाउन साइड। इसी दौरान वो कभी कभी पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेंगे, कभी आपस में कोलिजन करेंगे। तो इससे टोटली उनकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी। तो अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर में, उस मेटल में, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो क्या आनी चाहिए? क्या किसी साइड में आनी चाहिए या जीरो? तो इसका आंसर है कि उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए जीरो। कारण क्या है? उसका कारण बहुत ही साफ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास किसी भी तरफ, एक पर्टिकुलर तरफ जाने का कोई मोटिव नहीं है। मोटिव क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वो किधर भी जा सकते हैं, राइट। तो अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बी एवरेज इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वही मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो हमने कहा ठीक है क्रिएट करते हैं। तो हमने उसी वायर को जोड़ दिया एक बैटरी से, ठीक है। तो जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा उसको, उस वायर में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करना शुरू कर देंगे। किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ साथ मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चार्ज के हैं तो अपोजिट मूव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास अब क्या हो गया? एक मोटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक। तो क्या करेंगे? वो भागना शुरू करेंगे। किधर? बता चुका हूं ऑलरेडी। इस दौरान वो बहुत सारे अपने जो बीच के पॉजिटिव आयंस हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनसे कोलाइड करेंगे और आपस में भी कोलाइड करेंगे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर रैंडम मोशन भी होगा। बट अगर हम इसका टोटल का नेट निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो नेट किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर? इतनी सी बात, ओके। अच्छा चलिए, अब आप ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे एक सिंपलिस्टिक मॉडल लिया है ताकि क्या हो कि कोई प्रॉब्लम ना आई समझने में, राइट। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉजिटिव आयंस तो मिलेंगे ही, राइट, हर जगह होंगे, और उनसे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड भी करेंगे। बट नेट जो डायरेक्शन मिलेगा वो हमेशा किधर मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर? इतनी सी बात, चलिए ओके। अब ध्यान से देखिए, तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में नेट चार्ज फ्लो होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है? करंट, राइट। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो हमें आई यानी कि करंट क्या मिलेगा? डी क्यू अपॉन डी टी। कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में, राइट। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, या फिर हम लोग क्यू टोटल निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू आई डॉट आई डी टी का इंटीग्रेशन, जितने भी टाइम के बीच में T1 टू T2। क्लियर? इतनी सी बात, चलिए तो यहाँ तक समझते हैं। अब थोड़ा सा करंट के बारे में और जानते हैं डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, कि मान लीजिए हमारे पास एक जो वायर है, हमारा रजिस्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ना है, यानी कि कोई छोटा है कोई बड़ा, यानी कि A1 का जो एरिया है वो A2 का एरिया के बराबर ना हो, कुछ वेरी कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा? सोचो, उस सिचुएशन में आपको याद रखना है क्या, कि जो करंट है वो सेम होगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप। आपने देखा होगा कि जैसे आपको पानी दूर तक पहुंचाना है तो आप उसका होल थोड़ा सा छोटा कर देते हो, वहां पे उंगली रख देते हो, राइट, है ना। तो पानी थोड़ा दूर तक जाने लगता है। दूर तक जाने का मतलब क्या है? कि पानी स्पीड से निकल रहा है, आपने देखा होगा, यानी कि पानी की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन क्या पानी जितना निकल रहा है कम ज्यादा हो सकता है? कैसे? क्योंकि आपके पास एक पाइप है, और पाइप अगर मजबूत है तो जितना पानी पाइप के अंदर आएगा उतना ही पानी पाइप के बाहर जाना चाहिए। सीधी सी बात इतनी है, राइट। यानी कि जितना पानी का अमाउंट
पर यूनिट टाइम में अंदर आएगा उतना ही पर यूनिट टाइम में बाहर जाएगा, क्योंकि नहीं तो पाइप फट जाएगा, राइट, या फिर एक्सटेंड कर जाएगा। सो अगर पाइप बहुत मजबूत है तो क्या होगा, जितना पानी अंदर उतना ही पानी बाहर पर सेकंड। पर सेकंड क्या है, रेट हो गया, फ्लो ऑफ रेट, राइट। सो यहाँ पर भी हमारे पास अगर वायर है कोई, तो जितना चार्ज वायर के अंदर जाएगा उतना ही चार्ज वायर के बाहर जाएगा, क्योंकि वायर को रहना है न्यूट्रल, राइट। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि जितना चार्ज अंदर गया उतना बाहर गया, यूनिट उस टाइम तो सेम टाइम है, राइट। तो यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आई और ये वाला आई दोनों सेम होंगे, क्लियर है, चाहे A2 से जाए चाहे A1 से जाए, राइट। सो यानी कि अगर हमारे पास एक वायर है, इसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, उस सिचुएशन में भी करंट हर एक क्रॉस सेक्शन से, यानी कि इस एरिया से निकलने वाला करंट, यहाँ से निकलने वाला करंट, यहाँ से अंदर जाने वाला करंट, सब के सब हर जगह आई क्या होगा, आई क्या होगा, हर जगह आई सेम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर इतनी सी बात, ओके। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो मान लीजिए अभी तक तो हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे थे, अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल लगा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास एक हो जाएगा इस सर्कल की पेरीमीटर, जो भी सर्कल है इसकी पेरीमीटर होगी एक, राइट। और इसकी स्पीड v है तो कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि 2πr डिवाइड बाई टोटल स्पीड v, राइट। तो क्या करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। करंट क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाइम हमने देखो अभी यहाँ कैलकुलेट किया, पुट कर दिया 2πr अपॉन v। सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन 2πr, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है और घूम रहा है बहुत तेजी से तो आपको यहाँ पे एक करंट मिलेगा। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, वो अलग चीज है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग को हमने खुद ही चार्ज दे दिया है, क्यों दिया है, टोटल चार्ज, और यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, बस टोटल चार्ज। अब इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा की स्पीड से, है ना। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, राइट, ओके। तो जैसे ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो सोचिए आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ टाइम का अगर हम इसको अगर रोटेट करें तो किसी टाइम के बाद ही लौट के यहीं पे फिर से आ जाएगा, यानी कि उतने टाइम में, एक पीरियड के टाइम में इसने क्यू चार्ज रोटेट कर दिया इसी पॉइंट के अराउंड, ठीक है। यानी कि कोई पॉइंट हो वहां से कितना चार्ज निकला, क्यू चार्ज। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम क्या होगा, अगर एंगुलर स्पीड v है तो टाइम इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। पुट कर दो दोनों को यहाँ पे, देखो तो आपको क्या मिलेगा, क्यू ओमेगा अपॉन 2π, क्लियर, इतना आपको मिलेगा करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा कि करंट डीसी एसी, राइट। तो सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या है कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो, पूरे वायर में हर टाइम सेम हो, हर जगह सेम हो, तो क्या मिलेगा, डीसी करंट, और सेम ना हो तो एसी। कैसे समझते हैं, देखिए, जैसे कि ये हमारा वायर है, ठीक है, ये रहा हमारा वायर, ये रहा ये, ठीक। तो आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है। वहीं पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगे, जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव, थोड़ी देर बाद यहाँ नेगेटिव हो जाए, यहाँ पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे आपकी बार, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन का मोशन भी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे जब जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन चेंज होगा तो करंट मिलता है हमें एसी, और पूरा मोशन इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में रहे तो करंट मिलेगा डीसी। क्लियर इतना, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी, राइट। अब ध्यान दीजिए,
डेंसिटी अगर हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है तो क्या डेंसिटी सेम होगी हर टाइम? सोच के देखो, वायर ऐसा हो जाए तो क्या हो रहा होगा? हमने देखा करंट तो हर जगह सेम है बट एरिया तो अलग अलग है, राइट? ठीक, तो क्या करंट डेंसिटी हर जगह सेम हो सकती है, अलग अलग होगी? सोचो खुद ही, खुद थोड़ा सोचो। चलिए पहले डिफाइन करते करंट डेंसिटी। डेंसिटी से का सीधा सा मतलब है क्या? करंट यानी कि आई पर यूनिट एरिया किसी एक छोटे से स्मॉल पॉइंट के अराउंड। आपके पास एक बड़ा सा वायर है, उसमें कोई छोटा सा पॉइंट है, इसके अराउंड आप इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया लीजिए डी ए। ठीक है, इससे कितना करंट बह रहा होगा? डी आई। तो ये जो आपको मिलेगा ये कहलाएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो एरिया और करंट का डायरेक्शन यानी कि एरिया का नॉर्मल वेक्टर करंट का डायरेक्शन सेम हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर एरिया किसी एंगल पे हो जैसे कि यहाँ पर है, तब क्या करेंगे? अब तो याद रखना है आपको कि जो एरिया होगा ना वो करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि करंट डेंसिटी क्या है कि करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। ओके, क्लियर? यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर किसी एंगल पे है तो हमें मिलेगा क्या? डी ए कॉस थीटा, राइट? अच्छा, यानी कि करंट हमें मिल जाएगा क्या? डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? इसके नॉर्मल और करंट डेंस आई के बीच का एंगल। क्लियर इतनी सी बात? ओके, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के आके हमने देखा कि करंट हमारा हो जाएगा डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? आई और एरिया के नॉर्मल वेक्टर का एंगल, यानी कि बोल सकते हैं क्या? करंट और नॉर्मल के बीच का वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर है? राइट? सो जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाएं तो क्या होता है? कॉस की जगह आ जाता है डॉट प्रोडक्ट, राइट? सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब हो गया जे डॉट डी ए, राइट? यानी कि डी आई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सोचो, क्या करंट डेंसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? आई सेम है बट एरिया अलग अलग है। जब एरिया क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग होगा और आई सेम है, और जे बराबर क्या है? आई अपॉन ए। ये सेम है, ये वेरी कर रहा है, तो जे वेरी करेगा ही करेगा। और डिफाइन किसके लिए? किसी छोटे से पॉइंट के अराउंड एरिया के लिए। तो छोटे से पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे, यानी कि जो जे है पूरे वायर की प्रॉपर्टी नहीं है, जे है प्रॉपर्टी किसी पॉइंट की, और पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती है, राइट? अच्छा, तो लेकिन आई तो कांस्टेंट है पूरे वायर में। क्लियर इतना? तो आई प्रॉपर्टी होगी वायर की और जे प्रॉपर्टी होगी किसी पॉइंट की। क्लियर इतनी सी बात? ओके, चलिए अभी हमने देखा था क्या कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी कंडक्टर में। कोई मेटल है हमारे पास, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? देखो इधर से इधर जा रहे हैं, रेंडमली मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं टकराएंगे किसी ना किसी से। तो जब टकरा रहे हैं बार बार, और हमारे पास केस है क्या? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं है, तो हम लोग देख चुके हैं क्या? यू एवरेज, यानी कि इसकी स्पीड का एवरेज करेंगे तो क्या आएगा? 0, सारे इलेक्ट्रॉन्स लगा के। ठीक है? ओके, तो जैसे ही हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे कि अभी बैटरी लगाई थी, तो क्या होगा उसमें? बैटरी लगाने से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इधर पॉजिटिव था तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इसके अपोजिट, राइट? इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि नेट जो फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो नेट एक्सीलरेशन भी मिलेगा, राइट? तो ए बराबर क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, राइट? फोर्स क्या होगा? किसी चार्ज पार्टिकल पे उसका चार्ज और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही हुआ है, मास एम है। क्लियर है? डायरेक्शन क्या? अपोजिट है। अच्छा, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करेगा तेजी से एक्सीलरेट। ठीक है, अब देखो, अब लोग थोड़ा सा इक्वेशन जानते हैं, थोड़ा सा 9th की नॉलेज यूज करें। हमारे पास क्या इक्वेशन होती थी? बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट?
किसी की इनिशियल वेलोसिटी पता हो और फाइनल पता हो, एक्शन पता हो, तो हम लोग इसे निकाल सकते थे, राइट। सो क्या सेम इलेक्ट्रॉन के केस में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हमारे पास हमें पता है, ये रहा हमारे पास। तो वैल्यू हमने पुट की हमने जैसे इसमें, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका लेंगे एवरेज। एवरेज लेंगे तो ये सिंबल लगा दिया एवरेज का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग एवरेज करेंगे, यू क्या थी, इनिशियल स्पीड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, राइट। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एवरेज स्पीड क्या आएगी, 0, यानी कि ये इस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है? अच्छा, ए टी यहाँ देखो, टी की जगह यहाँ पे टाउ है, वी की जगह यहाँ पे बी ड्रिफ्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, एक से कभी टकराएंगे कभी दूसरे से, तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन होंगे। तो टाउ क्या है, उन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, इसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम का जो एवरेज है वो निकल के आया, ये टाउ, ठीक है। इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टकराया, फिर बीच में रिलैक्स किया, फिर दूसरी जगह टकराया, ठीक है, ओके। तो रिलैक्स कर लिया भाई साहब, एक जगह से मार खा के आए, फिर आराम किया, फिर दूसरी जगह मार खाई, तो बीच का टाइम क्या मिल गया, रिलैक्सेशन का, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसके दौरान इसी टाइम में उसने जितनी वेलोसिटी गेन की होगी, टकराया, फिर कुछ चेंज होगी वेलोसिटी, राइट। सो ये जो वेलोसिटी बार बार गेन कर रहा है इतने टाइम में, यानी रिलैक्सेशन टाइम में, उसका जो एवरेज है वो क्या मिल के आ गया हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी दो कोलिजन के बीच की जो स्पीड गेन है उसका एवरेज है ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर इतनी सी बात, ओके। सो हमको मिलेगा यहाँ पे टी की जगह टाउ, वी की जगह आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन वो तो सेम ही रहेगा, क्या, ए इज इक्वल टू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ई अपॉन एम, राइट। वैल्यू पुट किया, हमें टाइम टाइम की जगह टाउ रखा हुआ है, और हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। क्लियर है? क्या है, वी डी इज इक्वल टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? किसके लिए डिफाइन है, एवरेज होता है किसी भी दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, ठीक है, उस दौरान जो भी स्पीड गेन की हुई है। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा एक नंबर जान लेते हैं कि लगभग कितना रहता होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर आता है नॉर्मली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये देखो कितना है, बहुत छोटा है, 1 मिलीमीटर का भी 10वां भाग है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर से भी 10 गुना कम। क्लियर है? चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में। देखिए, मैक्रो करंट तो बड़ी क्वांटिटी है, सीधा नाप लिया, लेकिन हर एक पॉइंट पे कुछ अलग अलग हो रही होगी, राइट। तो वो चीज हमें थोड़ा सा जाननी है, यानी छोटे स्केल पे क्या हो रहा होगा हमें वो जानना है। चलिए, तो कैसे जानेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। आप देखो, मान लेते हैं क्या, करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज भी फ्लो होगा, राइट। सो किसी भी टाइम किसी भी वायर का एक क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। जैसे ये वायर है हमारा, ये जो लास्ट में होगा ना, ये वाला पोर्शन हमारा ए एरिया, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में अगर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास है, तो लगभग इतनी लेंथ के जो चार्ज होंगे वो इससे बाहर निकल जाएंगे, यहाँ तक के निकल जाएंगे, राइट, क्योंकि बी डी है, बी डी इंटू टी में इतना निकल जाएंगे, बी डी इंटू टी। क्लियर इतनी सी बात, अच्छा। और मान लीजिए क्या, कि जो पर यूनिट डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की वो क्या है, एन। तो टोटल चार्ज कितना जाएगा, एन, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इस एन टू इसका वॉल्यूम, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज हो, यानी कि ई। तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन, ये हो गया ई, और रहा बचा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, सिलेंडर है ये, एरिया इंटू ये लेंथ क्या हो जाएगी, वी डी डेल्टा टी। देखिए यहाँ पे पुट कर दिए, तो इससे हमें मिल रहा है यहाँ पे
जो चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज जो कि डेल्टा टी टाइम में बाहर गया है, ठीक है, कितना हो गया, इतना। अब चार्ज डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, करंट। तो आई इज इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, एन ए वी टी। ये हो गया हमारा करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डिवाइड बाई एरिया, राइट। सो करंट डेंसिटी क्या मिलेगी हमें, करंट डिवाइड बाई एरिया। इसको डिवाइड किया एरिया से, यहाँ से ए से कैंसिल, क्या मिलेगा, एन ई वी टी। यानी कि करंट डेंसिटी क्या है, एन ई वी टी। चार्ज डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मिल गई हमें क्या, करंट डेंसिटी। ओके, अब देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम दो रेसिस्टर कंडक्टर कनेक्ट कर दें तो उनके बीच में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास सीरीज में दो कंडक्टर जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी करंट जा रहा है कोई, ठीक है, इसमें भी सेम करंट जाएगा क्योंकि सीरीज में है, राइट। तो अब क्या होगा, यानी कि सीरीज में क्या होता है, आई कांस्टेंट, सेम आई फ्लो करता है सीरीज में, राइट। सो आई इक्वल टू हमें मिला एन ए वी टी, ठीक। तो आई अगर कांस्टेंट है, हम सब लोग दूसरी तरफ एन ई ए को दूसरी तरफ सेंड किया तो हमें मिलेगा ये एन ई ए यहाँ। अब आई कांस्टेंट है सीरीज में, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा, वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, यानी कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी। पाइप का एग्जांपल ले सकते हैं पानी का, राइट। जहाँ पाइप मोटा है वहाँ पे स्पीड कम आती है, जैसे पाइप को थोड़ा हम उसका होल ढक देते हैं स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है, सेम चीज़, राइट, है ना, मज़ेदार चीज़। चलिए अब मान लीजिए कि हमने लगा दिया पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई तो सेम होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर जानना है कि किस तरह से फ्लो कर रहे होगा चार्ज, बी डी क्या होगी, तो कैसे पता करेंगे। आई की जगह रख देते हैं बी अपॉन आर, राइट। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, क्लास 10th में देखा था। तो आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, देखो बी अपॉन आर आ गया। अब ये कांस्टेंट है सब, किसी भी सिस्टम में आर कांस्टेंट होगा, राइट। सो आर कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, बचा क्या, ए। अब आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है, थोड़ा सा याद हो तो, रो एल अपॉन ए, ये लिखी हुई है, राइट। पुट कर दीजिए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ए, यहाँ पे जो ए आ रहा होगा एक यहाँ पे ए, आपस में कैंसिल आउट, राइट। क्या मिला हमें, वी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, एन ई कांस्टेंट, एल वेरी करे। तो बी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसी भी वायर में, यहाँ पर जो भी दिख रही है आपको, वो मिलेगी हमें कैसे, एल जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे कम होगी, यानी जो लंबा वायर है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, छोटा वायर यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर, इतनी सी बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सारी चीज़ों का यूज करके देखेंगे ओम्स लॉ। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ओम्स लॉ, उसका थोड़ा सा और डीप वर्जन, ठीक है। अब देखिए क्लास 10th में ओम्स लॉ क्या कहता था, क्लास 10th में थे अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जो वायर है उसे चेंज ना कर रहे हो, राइट। तो इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी वायर के एंड पॉइंट पे, वो उस वायर में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट जो होगा आर, रेजिस्टेंस, यानी कि बी इज इक्वल टू आई आर हो गया फॉर्मूला। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ओम्स लॉ बी इज इक्वल टू जो आई आर है, यहाँ पे आर कांस्टेंट है तभी है ये ओम्स लॉ, अदरवाइज ये ओम्स लॉ नहीं है। तो ओम्स लॉ परफेक्टली क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, ये दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। क्योंकि किसी कंडीशन में अगर बताया ना जाए आर कांस्टेंट है या नहीं है, तो हम नहीं बता सकते ना कि आर कांस्टेंट है या नहीं, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है, क्या, बी इज प्रोपोर्शनल होगी आई के। तो ओम्स लॉ क्या है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, राइट। दिस इज ओम्स लॉ, ओके। हाँ, अगर वो बोल दे कि आर कांस्टेंट है
देन V इक्वल टू IR एक ओम्स लॉ होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो अब ध्यान से देखिए, ये तो था हम लोग क्लास 10th में पढ़ा, 12th में आ गए हैं तो कुछ चेंज होना चाहिए, राइट, कुछ और डीप में जाएंगे। सो इसको हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में। ठीक है, ओके। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं? हमारे पास क्वांटिटीज है क्या? करंट डेंसिटी छोटे पॉइंट के अराउंड होती है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो हमें इसके टर्म्स में देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है आई, हम लोग अभी चेक कर चुके हैं क्या, NA/VD, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी, वहीं पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यह भी कैलकुलेट की है। ओके, सो अब देखो ये रहा डी, इसकी वैल्यू, तो I/A, हमें जे चाहिए था, जे मिल गया, I/A हो गया जे, बचा हुआ इतना, BD की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, J इज इक्वल टू NE² τ/m इंटू, अब E को एक तरफ रखा, J की तरफ भेज दिया, बाकी बचा हुआ। ठीक है, तो क्या मिलेगा, J इंटू दिस क्वांटिटी m/NE² τ इज इक्वल टू E। इसको बोल दिया ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक टर्म्स, J और E के बीच का रिलेशन मिल गया, राइट। तो अब ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। यहाँ पे ये क्या है, रो कांस्टेंट है, याद रखिएगा आप, ये रो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ में R कांस्टेंट है, राइट, सो यहाँ पर रो कांस्टेंट है, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी क्या आएगी, m/NE² τ। ठीक है, ओके, चलिए अब R है रेजिस्टेंस, आपको याद हो रेसिस्टिविटी से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कहलाता है, और इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी कहलाती है कंडक्टिविटी। क्लियर था ना यहाँ तक? सो E इज इक्वल टू रो जे। ठीक है, जे किसकी प्रॉपर्टी है, पॉइंट की, E किसकी प्रॉपर्टी है, पॉइंट की, तो हमें क्या मिलेगा, एकदम किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी वायर के अंदर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्या हो रहा है वो पता चल रहा है, यानी कि इसलिए हम इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्कोपिक, छोटे स्केल पे क्या हो रहा होगा, राइट। तो दिस इज ओम्स लॉ। ओके, E इज इक्वल टू रो जे, राइट। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि इस ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। अभी हमने देखा, क्या देखा, B इज इक्वल टू IR, R क्या है, कांस्टेंट है, तब ये कहलाएगा ओम्स लॉ, कांस्टेंट नहीं तो ओम्स लॉ नहीं। तो सबसे पहली बात क्या होगी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ डिफाइन नहीं है, राइट। हालांकि B इक्वल टू IR होगा, जो नया रेजिस्टेंस है उसके साथ होगा, लेकिन एक कांस्टेंट नहीं मिलेगा। कैसे, B इज इक्वल टू IR, R कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग B और I का ग्राफ बनाए तो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। R ज़्यादा होगा तो हायर स्ट्रेट लाइन, ज़्यादा स्लोप होगा, R कम है तो छोटी सी कम स्लोप की, राइट। इतनी सी बात क्लियर है, लेकिन मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन ही। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास V इक्वल टू IR जो ओम्स लॉ है उसके अराउंड ये R कांस्टेंट है, हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब वेरिएबल के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो रहेगी नहीं, वो तो वेरी कर जाएगा, राइट। सो अगर R वेरिएबल है तो हमें कुछ इस तरह स्लोप मिला यहाँ पे, तो वहां पे ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, राइट, क्योंकि वेरिएबल के लिए ओम्स लॉ डिफाइन नहीं है। ओम्स लॉ तो सिर्फ ये बोलता है कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि I बढ़ेगा तो B बढ़ता रहेगा सेम रेट से, बट यहाँ पे रेट तो चेंज हो रहा है, तो ये ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन है। दूसरी बात, आपने थोड़ा सा अगर कहीं देखा हो ध्यान से, डायोड होते हैं, है ना, PN जंक्शन का नाम सुना हो, चिप्स का नाम सुना हो, है ना, PN जंक्शन डायोड, राइट, कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से बनाए जाते हैं कि इनमें एक डायरेक्शन में करंट होता है आसानी से फ्लो, तो दूसरे में होता है हाई रेजिस्टेंस, यानी कि अगर करंट, जैसे मान लीजिए अभी तक हमने जो देखा है, हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास एक वायर हो इस तरह का, ठीक है, अभी तो हमने देखा है कि यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव दिया, हमने जोड़ दिया, करंट इधर फ्लो करे तो भी सेम रेजिस्टेंस, करंट इधर फ्लो करे तो भी सेम रेजिस्टेंस, कोई फर्क नहीं होता। बट जो डायोड होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो मान लीजिए लो रेजिस्टेंस, और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में देखिए ओम्स लॉ कैसे फेल होता है। अब देखो ओम्स लॉ में क्या है कि ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, R कांस्टेंट है, तो
अब जैसे ही बी का हम लोग डायरेक्शन बदलें, यहाँ नेगेटिव बी रखें, तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आई इंटू आर, अभी तक बात बराबर होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे डायोड में आर वेरी कर जाएगा, तो जो आपको स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव में मिलेगी वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, कुछ और मिलेगी। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज करने पर, साइन चेंज करने पर हमें सेम लाइन नहीं मिल रही है, हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। तो ये भी एक खामी है ओम्स लॉ की, जो कि डायोड के लिए डायोड का ग्राफ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है। तीसरी बात, एक ऐसा हमें कंपाउंड मिला है गैलियम आर्सेनाइड, जिसमें क्या है कि करंट की सेम वैल्यूज पे हमें 2 पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकते हैं, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, यानी बी की किसी वैल्यू के लिए आई की एक ही वैल्यू होगी, राइट, और आई की किसी एक वैल्यू पे बी की एक वैल्यू होगी। 1 to 1 रिलेशन है। यहाँ पे क्या है, नहीं है, यहाँ पे 1 to many रिलेशन है। सो यहाँ पर इसका भी जो बिहेवियर है ओम्स लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये लिमिटेशन होगी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 2 क्वांटिटीज और है हमारे पास। अब जैसे कि क्या है, हम लोग बस बहुत सारी क्वांटिटी डिफाइन कर दे, तो यहाँ पे क्वांटिटीज क्या डिफाइन हुई, मोबिलिटी, यानी कि ये कैसे डिफाइन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसको बोलते हैं क्या, मोबिलिटी, यानी कि कितने आसानी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पा रहे हैं, राइट। यानी कि अगर किसी भी, या सोचो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर, इसका मतलब क्या है, टकरा कम रहे हैं, यानी कि आसानी से फ्लो, यानी कि करंट ज़्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस कम मिलेगा आपको। तो जहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, यानी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस से समझ पा रहे हैं। ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कैसे, फिजिक्स के द्वारा। तो मोबिलिटी यानी कि ईज ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी आसानी से, कितने कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही भाग लेंगे, राइट। सो क्या मिला हमें यहाँ पे, Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हमें पता है, अभी निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है, अपॉन ई से ही कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, ई टाउ अपॉन एम, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है। तो मोबिलिटी हमें ये मिल गई। ठीक है, यानी मोबिलिटी ज्यादा होने पे क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास है यहाँ पे देखो, E इज इक्वल टू रो जे, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। और मोबिलिटी क्या है, वी डी अपॉन ई, तो थोड़ा शिफ्टिंग किया, इसको इधर लेके आ गए और रो को इधर ले, रो था रेसिस्टिविटी, तो 1 अपॉन रेसिस्टिविटी आ गई। ठीक है, और इधर एन ई वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई क्या हो गया, मोबिलिटी। क्लियर है इतनी सी बात। और 1 अपॉन रो क्या हो गया, कंडक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई म्यू के, म्यू यानी कि मोबिलिटी। देखा, यानी कि अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, आसानी से फ्लो होने देगा, राइट। हमें सेम रिलेशन मिला जो कि हम लोग सोच भी पा रहे थे, राइट। क्लियर इतनी सी बात। मोबिलिटी ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, मोबिलिटी कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, राइट। यानी कि सिंपल सी बात है, हमें यहाँ ए से बी पॉइंट जाना है, ज्यादा विरोध कर रहे हैं लोग, बहुत दिक्कत है, रोड बहुत खराब है, तो कम लोग जाएंगे। रोड बहुत बढ़िया है तो बहुत लोग जा रहे हैं, यानी कि अगर मोबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब होगा कि रोड भी अच्छी होगी। क्लियर इतनी सी बात। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।